सबको वालेकुम अस्सलाम। मैं शोहर करते थे आर्मी में, आते जाते अच्छे थे। 4 इयर्स के बाद वो इंतकाल हो गया। 4 साल था मैरिज हो। अब वहाँ जंग चल रही थी और जंग में इंतकाल हो गया। अब उसके बाद में अब मैं उधर जरीदन रही थी। अब घर के पास आको बच्चा छोटा था, 1.5 साल का था बच्चा। अब आको बच्चा पढ़ा लेगा कर लेगा तो बड़ा कर लेगा। सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं आप लोग का मैं शुक्रगुजार हूँ जो कि मेरे को ऐसे जगह पे बुलाया आप लोगों ने, जो हमारे लिए इज्जत बख्शी। मैं उसके लिए और मैडम की तरफ से और उनके बेटे हमको इस आज का दिन जो विजय दिवस है उस मौके पे हमको बुलाया है, आप लोगों ने हमको इनवाइट किया है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। अब सबसे पहली बात तो आप लोग सब स्टूडेंट हैं, बहुत सारे जानते हैं ये आज 26 जुलाई हम लोगों ने किस लिए मनाते हैं, क्या है इसका महत्व, क्या है आप लोग जानते हैं। थोड़ा बहुत तो थोड़ा नॉलेज रहता है, आपको कुछ पढ़ाया भी होगा। जो आपको हमारे सिक्योरिटी के लिहाज से जितना आपको नॉलेज होना चाहिए उतना ही आपको बताया जाता है, लेकिन रियल जो चला है, जो एक फौज की जिंदगी कैसी है, कैसा हम लोगों ने सफर करता है और इस दिन का क्या महत्व है, आपको मैं संक्षिप्त में थोड़ा सा मोटे तौर पे थोड़ा करके मैं आपको बताऊंगा आज के दिन का महत्व क्या है। सबसे पहले बात तो 26 जुलाई जो कि हम लोगों ने बोलते हैं इसको कारगिल वार डे, शहीद दिवस या विजय दिवस उनके बोलते हैं। इसी दिन हमारे हिंदुस्तान, हमारे इंडिया, हमारी फौज, इंडियन डिफेंस फोर्स, जिसके अंदर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इन तीनों सेना में मिलके आज के दिन हमारे हिंदुस्तान को एक आजादी दी। मतलब जो हमारे कब्जे में था कारगिल, वो पाकिस्तान ने कब्जा किया था, उसको हम लोगों ने आज के दिन इसको उनसे हमने छुड़ा लिया। इसलिए हम लोगों ने उसके यादगार में हम लोगों ने इसको विजय दिवस मेन हमारे लिए, हमें हिंदुस्तान के हैं, हम लोग इंडियन है। हमारे लिए दुश्मन कौन है? 2 कंट्रीज हैं, आप लोग को मालूम है। आप ही लोग बताइए हमारे दुश्मन कौन है? चलो कोई भी एक बता दो। वेरी गुड। एक पाकिस्तान, दूसरा चाइना, वेरी गुड। दूसरा है चाइना। ये हमारे 2 देश हमारे लिए अगेंस्ट है, दुश्मन है हमारे लिए। जो आर्मी में सर्विस किए हैं उनको पता है क्या उनके साथ हमारे ताल्लुकात है, क्या उन्होंने हमारे साथ बर्ताव करते हैं। ऊपर से तो बहुत मिलजुल के रहती, कहाँ पे? पॉलिटिकल लेवल में, लेकिन अंदरूनी लेवल में बहुत दुश्मनाई चलता है। वो रियल फैक्ट हमने उस सफर से हमने गुजरा है, कितना दुश्मनाई है, क्या है। तो कहने का तात्पर्य यह है, पाकिस्तान का मेन उद्देश्य ये था जो कि हमारे इंडिया से कश्मीर को अलग करना, जो कि पहले क्या था, हमारा हिंदुस्तान था। हिंदुस्तान था जब हमारे को आजादी से पहले हमारा पूरा देश एक बहुत बड़ा विशाल देश था, संपन्न देश था। लेकिन अंग्रेजों ने आया, अभी ये कहानी बहुत पीछे चली जाती है। फिर अंग्रेजों ने आया, उन लोगों ने हमारे पर हुकूमत किया, हमको गुलाम बनाया वगैरह वगैरह, सब पूरा आप लोगों को पता है जो कि आपको पढ़ाया। लेकिन 1947 में इन लोगों ने जब हमारे इंडिया को डिवाइड किया, जिस टाइम पे हम लोग को पाकिस्तान से अलग किया,
जब हमको आजाद, हम तो आजाद हो गए, लेकिन उस टाइम पे आजाद होने के बावजूद भी हम लोग क्या थे, मिलके थे, इंडिया और पाकिस्तान। अभी हमारे इंडिया का नक्शा तो आप लोगों ने देखा है कैसा है, जो कि मेन कश्मीर जो है हमारा सिक्के जैसा, सिक्के के मुताबिक है। जब हमारे जिस्म से अगर सिर अलग कर दिया तो धड़ बच जाता है, तो उसका कोई खूबसूरती नहीं दिखता। तो इस वजह से वो पाकिस्तान चाहता था कि इंडिया से किसी भी हालत में हमने जम्मू कश्मीर को अलग करना है, तो उनका उद्देश्य ये था। तो इस पैमाने पे 1947 में ही उन लोगों ने जरा थोड़ा बहुत तो ये किया था, जब आजाद होने के बाद, डिवाइड होने के बाद भी उस टाइम पे खामोश किया गया, उस टाइम पे चले गया। फिर उसके बाद दोबारा एक बार लड़ाई हुआ, फिर 1965 में, जबकि 1962 में हम चाइना के साथ वार किए थे, चाइना के साथ। उस टाइम पे हमारी हालत इतनी थी, माली हालत भी हमारी ठीक नहीं थी। उस टाइम पे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे लाल बहादुर शास्त्री जी ने, उन्होंने क्या किया था कि जब हिंदुस्तान के लिए हमारे पास, हमारी सेना के पास पाँव में पहनने के लिए जूते भी नहीं थे, जो कि ये लड़ाई चली थी 1962 में, चाइना वार अरुणाचल प्रदेश से। उस टाइम पे हमारी माली हालत ठीक नहीं थी हिंदुस्तान की। उस टाइम पे उन्होंने देश के लिए कुछ हथियार खरीदने के लिए, देश की हिफाजत के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन करने के लिए बताया था। उस टाइम पे हमारे हैदराबाद के नवाब जो मीर अली जो थे, उन्होंने एक ऐसा इतिहास रचा जो कि वो अभी भी इतिहास है, उसका कोई, उन्होंने इतना हमारे इंडियन गवर्नमेंट को डिफेंस के लिए दान किया, करीब टन सोना उन्होंने यहाँ हमारे हैदराबाद नवाब ने, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे लाल बहादुर शास्त्री जी को भी डोनेट किया था। ऐसा बहुत सारा ये चला था। तो फिर 1965 के वार चला, उस टाइम पे भी वही था कि उनका यम था पाकिस्तान कश्मीर को अलग करना। फिर उसके बाद 71 वार चला, उस टाइम पे भी उन लोगों ने हार, फिर भी उनको हजम नहीं हुआ। जो 2 बार वार चला पाकिस्तान से, 2 बार भी हारने के बावजूद भी ये नहीं हुआ। 71 के वार में उनका बहुत सारा ये हुआ था, नुकसान हुआ था। 9 दिसंबर को उनका तकरीबन ये हुआ था, उस टाइम पे उनके 71 के वार में तकरीबन 99,000 पाकिस्तान आर्मी को हमने बंदी बनाया था, कैद किया था उनको। हम लोगों ने उनको ये करना था, हमारे इंडियन आर्मी फौज ने इतना ये किया था कि उनको ये, लेकिन जब वार खत्म हो जाता है तब उनको हम लोगों ने पूरा रिहा कर दिया। हमारे हिंदुस्तान का इतना ये है कि हम लोगों ने कोई चीज हम लोगों ने नहीं लिया, हम लोगों ने उनके प्रिजनर को छोड़ दिया। और जो पाकिस्तान ने कुछ जगह पे उन्होंने घुसपैठ करके आया था, वो जगह उन लोगों ने वैसा ही कब्जा करके बैठा। हमारे हिंदुस्तान ने जो कब्जा किया था इंडिया पाकिस्तान के तरफ, उसके हम लोगों ने बहुत शरीफ, हम लोगों ने तो ईमानदार, हम लोगों ने उनको चल भाई तू तेरा जगह तू ले ले। हम लोगों ने उस टाइम पे उन लोगों ने जो पीओके बोलते हैं ना, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, ये उस टाइम से ये शुरू हुआ। जो उन लोगों ने दबा के बैठ गया वो वहीं रह गया। उस तरीके से हमारा सब थोड़ा सा हिस्सा जो है पाकिस्तान में चले गए। फिर उसके बाद एक कारगिल 1999 में असली मुद्दा अब शुरू हुआ। फिर हजम नहीं हुआ, इतने बार 2 बार उनको दाल पे तमाचा मारने के बाद भी हजम नहीं हुआ। फिर उन्होंने खोदना शुरू कर दिया। अब इस टाइम पे क्या हुआ, एक तो फौज रहने से क्या है, आमने सामने की लड़ाई होता है, लेकिन इसमें मिलिटेंट्स मतलब आप लोग सब जानते हो उग्रवादी। जो उग्रवादी है, जो बाहर से हायर करके उनको ट्रेनिंग देके, कुछ जम्मू कश्मीर में बगावत करके, जम्मू कश्मीर के जो अवाम है, जो वहां के बच्चे हैं, नौजवान बच्चे हैं, उनको भड़का के उन लोगों ने बॉर्डर क्रॉस करवा के ले जाना और उनको 3 महीने ट्रेनिंग देना, एक बंदूक चलाना कैसा क्या है वो पूरा करवाना, उसको हिंदुस्तान में जाना, तुम हिंदुस्तान में दहशत फैला। उनका काम है आना है यहाँ इंडिया में, जो हमारे जैसे आप लोग के जैसे हम लोग रहते हैं, तो उनको पर जाना, बेफिजूल में जाना, मारना, वो करना, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी लॉस करना, इस तरह वगैरह वगैरह। आप लोग को मालूम है जो एक उग्रवादी क्या करता है क्या नहीं। तो इस तरह से ये उग्रवाद भी उस टाइम पे शुरू हुआ था। इन लोगों ने ट्रेनिंग देना, उनके कुछ
ट्रेनिंग सेंटर बनाना, ऐसा सब कुछ करके बैठा। अब करगिल जो एरिया है, श्रीनगर से दराज, करगिल, दराज सेक्टर, टाइगर हिल्स, ये सब पूरा श्रीनगर से 2005 किलोमीटर दूर पे पड़ रहा है। नॉर्थ लद्दाख एरिया, ये सब अगर वहां पे करगिल के ऊपर वहां की जो पहाड़ी है, बहुत दुर्गम पहाड़ी, बहुत ऊंची पहाड़ी, पूरा बर्फ वहां पे जो हम लोगों ने देखा है। आप लोग को मैं ऐसा जबानी से बोलने से आप इतना नहीं समझ में, मोटे तौर पे बता रहा हूँ। वहां की जो पहाड़ी हमारे हिंदुस्तान की तरफ जो थी, जो वार चला वहां पे, टाइगर हिल्स करके, पेटालिक सेक्टर करके, हाइट्स करके, ये हमारे तरफ 90 डिग्री के फेस में है। पहाड़ जो है ऐसा खड़ा रहता है, फिर स्लोप रहता है, फिर खड़ा ऐसा। आप लोग को तो मालूम है। ये जो ग्लेशियर है, ग्लेशियर बहुत दुर्गम एरिया, दुर्गम, जो कि एक इंसान वहां नहीं रह सकता, मेरे को मालूम है। वो एक एरिया है गुजरात में, कच्छ एरिया एक है, ऐसे कुछ दुर्गम एरिया है जहाँ पे हम लोगों ने जी नहीं सकता। इंसान वहां परिंदा नहीं दिखता, यहाँ कुछ नहीं दिखता, एक ना झाड़ी दिखती ना कुछ दिखता। वहाँ ग्लेशियर एरिया में जहाँ पर आपकी नजर जाएगी वहां तक देखो सफेद चादर, पूरे पहाड़ के ऊपर बर्फ गिर के ढका हुआ था। और वो बर्फ, वहां का बर्फ भी ऐसा है, बोलते सामने जाओ हुआ है और पीछे जाओ खाइए, उसी मुताबिक जो फौज की जिंदगानी है वहां पे। इतना दुर्गम है वहां पे, उनको जीना भी मुश्किल हो जाता है वहां पे। वहां पे जो भी सोल्जर जाता है, जो भी जवान जाता है, जो भी हमारे इंडियन आर्मी के जो जवान जाता है, 3 महीना वहां पे, 3 महीने के ज्यादा वहां पे किसी को वहां नहीं रखता। वहां टोटल सर्विस 3 महीने करना। वो 3 महीने में होने के बाद 90 डेज, जिस दिन 90 डेज हो गया उसी दिन उसको वहां से हेलीकॉप्टर आएगा, उसको लेके जाएगा। मतलब एक जवान वहां पे थोड़ा भी आपको सर दर्द देगा, इमीडिएट आपको नीचे ले जाएगा। मतलब वहां पे थोड़ा जरा कुछ प्रॉब्लम हो गया, आदमी खत्म हो जाता, मर जाता, फिर वो हो गया, उसका कोई हिसाब नहीं। मतलब इतना खराब एरिया। वहां का जो बर्फ है, थोड़ा सा भी हमारे हाथ को लग गया या पाँव को लग गया, थोड़ा सा भी तो उंगली को लग गया तो नो बोला जाता, कुछ नहीं, उसको पाँव को काट देना, नहीं तो पूरा जिस्म पूरा जहर फैल जाता है और आदमी मर जाता है। उससे अच्छा है जो कि उसको कोई ना कुछ एक अंग उसका अपंग हो जाएगा, लेकिन वो जिंदा तो रहेगा, वो सोच के ये होता है। इसलिए वैसे दुर्गम एरिया वो हमारे साइड में। हम लोग वहां जाने के लिए बहुत सारे तकलीफ पड़े। वहां जाने के लिए आप लोग पूछ सकते हैं क्या सर, हम लोग बाई एयर जा सकते हैं, बाई हेलीकॉप्टर से जा सकते हैं, या रोड डाल सकते हैं। लेकिन रोड भी नहीं डाल सकते और हेलीकॉप्टर जाता है, लेकिन मौसम क्लाइमेट साथ नहीं देता। आप लोग को पता है क्लाइमेट अच्छा नहीं रहे तो कोई भी हवाई जहाज उड़ान नहीं होता। वहां पे हमारे हिंदुस्तान के एक से एक पायलट ऐसे हैं जो कि एक बार उन्होंने बहुत सारा रिस्क करते हैं। उनके हम थल सेना जो आर्मी वाले हैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि वैसे दुर्गम मौसम में भी उन लोगों ने आके किसी किसी जवान को पेट में बिठाते हैं। तो ये सियाचिन ग्लेशियर के उस पार इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर बिल्कुल नजदीक में है। ऑलरेडी वहां पे चाइना और पाकिस्तान बिल्कुल नजदीक में, करीब उनका बॉर्डर पड़ जाता है। उनको वहां पर प्लेन एरिया है, उनका ट्रांसपोर्टेशन वगैरह चलता है। तो ये एक तो पाकिस्तान का उद्देश्य ये है, कश्मीर को अगर हमें हिंदुस्तान से अलग करना है तो इसका मूल जड़ करगिल के पास हाइट ज्यादा है, वहां से हम लोग कट ऑफ करने से इंडिया का जो सर है पूरा अलग हो जाएगा। अभी वहां से तो हम पूरा आजाद हो जाएंगे। ये उनका उद्देश्य था, जो कि कश्मीर को ये करना। इसलिए उन लोगों ने हर हमेशा हमारे साथ छेड़खानी कर रहा है। इस तरीके से क्या हुआ, कुछ कंडीशंस होते हैं जो कि हमारे फ्लैग मीटिंग्स वगैरह चलते हैं। आप लोग न्यूज में सुनता होगा, आज
हमारे इंडिया और पाकिस्तान के जनरल लेवल के ऑफिसरों ने फ्लैग मीटिंग किया है, ये बातचीत किया है। तो उस टाइम पे फ्लैग मीटिंग में कुछ हम लोगों ने शर्तें मान लेती हैं, जैसा कि अभी ठंड का मौसम है, ठंड के मौसम में ऐसा कुछ हम लोगों ने समझौता कर लिया था, जो कि फ्लैग मीटिंग वगैरह उसमें जो हाईएस्ट पोस्ट है, जहां पे ज्यादा बर्फ गिरता है, जहां पे ये होता है, जो कि इसी सेक्टर में सचिन ग्लेशियर नहीं है, ये पोस्टों को हम लोग खाली करेंगे आफ्टर ठंड खत्म होने के बाद, फिर दोबारा अपने अपने जगह पे आ जाएंगे करके ऐसा कुछ समझौता था। तो ठंड काल शुरू हो गया, हमारे इंडियन वाले विड्रॉल हो गए फौज, तो पाकिस्तान भी हमारे दिखाने के लिए वो भी विड्रॉल हो गए। लेकिन बाद में क्या हो गया, हमारे इंडियन ट्रूप्स पूरा नीचे उतर गए, पहाड़ा उतर के पूरा नीचे आ गए और बस अपना बर्फ गिरता रहा। वो जाने का रास्ता भी पूरा बंद हो गया, जो भी जाना है तो पैदल ही जाना है। अभी पूरा ढक जाने के बाद अभी कुछ भी समझ में नहीं आता, कुछ भी ये नहीं होता। जब फिर बर्फ पिघलना शुरू होता फिर दोबारा जाके उन लोगों ने ये करते हैं। लेकिन महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार क्या होता है, रेखी पेट्रोलिंग जाता है, पेट्रोलिंग जाके वो एरिया को सर्च करके आता है, मतलब छोटी सी एक टूटी जाके सर्च करके आता है। इस तरह से एक एग्रीमेंट था। लेकिन इन लोगों ने, हमारे हिंदुस्तान को तो ईमानदार हम लोगों ने वापस आ गए, लेकिन उन लोगों ने क्या किया, विड्रॉल हुआ और नेक्स्ट दिन आके दोबारा आके उसी जगह पे बैठ गया। उन लोगों ने आके बैठ गया। अभी इंडिया के हमारे जितने भी पोस्ट थे खाली हो गए, तो उन लोगों ने क्या कर दिया, आराम से उनका एमिनेशन डिमिनेशन सब पूरा डंपिंग कर लिया और उसमें कुछ मिलिटेंट्स भी घुस गए, पूरा सिविल ड्रेस में था। इस तरह से करके उन लोगों ने हमारा पूरा एरिया कब्जा कर लिया। टाइगर हिल्स, ये द्रास सेक्टर में भी काफी सारे पहाड़ियों के चोटियों पे बैठ गए इन लोगों ने। अभी मेन नेशनल हाईवे 1 अल्फा जो जाता है जम्मू कश्मीर से लेके लेह तक, जो कि हम सचिन ग्लेशियर जो हम लोगों ने ये सचिन ग्लेशियर का और एक ये है, ये जब हिंदुस्तान पाकिस्तान जब अलग हो गए, ये जगह किसी को बंटवारे में नहीं आया था, ये ऐसा ही था। हम लोगों ने जाके उसको कब्जा कर लिया, जो कि बान सिंह एक जेसीओ साहब और कुछ इन लोगों ने जाके वहां पे ये करके ऐसा कुछ कब्जा कर लेके उन लोगों ने जाके वहां बैठा था। और वहीं से जब से ये हमारे इंडिया के अंडर में सचिन ग्लेशियर, अब हम फिर दोबारा आ जाते हैं ये करके। इन लोगों ने गया नहीं, इन लोगों ने कब्जा करके बैठ गए। बैठने के बाद क्या हो गया, एक वहां पे जम्मू का कश्मीर के जो आवाम है, वहां की जो पब्लिक है, उन लोगों ने क्या करता है, जब वो ठंड जब पड़ना शुरू हो जाता है, उस टाइम पे उन लोग बकरे बिकरे उनके जानवर बीनवर जितने भी है पूरा पहाड़ियों से लेके नीचे आ जाता है, उनके गांव में रहता है। जैसे ही ठंड खत्म हो जाता है, फिर इन लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू हो जाता, पहाड़ियों में घुस जाता है। उन लोगों ने पहाड़ियों में उनका एक गांव में एक घर होता है और पहाड़ियों में उनके मकान बना के रखे रहते हैं। वहां पे पानी का एक छोटा सा कुछ इंतजाम कर लेते हैं कुआं टाइप में, और उसको उन लोगों ने बोलता है ढोक बोलता है उन लोग पहाड़ियों में जो मकान वगैरह बनाता है। तो इस तरह से एक जानवर चराने वाला, उसने उसके जानवर जो है गायब हो गए। गायब होने के बाद जब बर्फ पिघलना शुरू हुआ था, उस टाइम पे हमारी इंडियन फोर्स जो टाइम इन लोगों ने फिक्स कर लिया था, अभी टाइम नहीं हुआ करके हम लोगों ने ऐसे ही हमारी हिंदुस्तान की फोर्स था, तो उसके जानवर जाने की वजह से उन जानवरों को ढूंढते वो उस एरिया में चले गए जहाँ पे हमारी इंडियन फोर्स रहती थी। वहां जाने के बाद उसको ढूंढा गया। फौज तो पूरा हर साल वहां के जो सिविल है उनको मालूम होता है कब फौज बॉर्डर पे जाके पोस्ट संभालता है और कब खाली करता है, उनको वहां अच्छा मालूम होता है। तो ये टाइम पे तो कोई हिंदुस्तान की फौज तो नहीं रहता, लेकिन यहाँ तो फौज दिखाई दे रहा है। तो उसकी जो गायें जो गई थी, उसने वहां गया, उन लोगों ने पाकिस्तान के जो ये थे उन लोगों ने उसको पकड़ के बोला कि तू किधर से आया, ऐसा मेरे जानवर, मैं जानवर चराने वाला, मेरा ऐसा जानवर है। तो उसने ये काम किया था कि बहुत अच्छा वहां कौन है, किधर है, कितनी फौज है, क्या नहीं, उसको पूरा मालूम कर लिया उसने। वहाँ के फौज सिविलियन को बहुत नॉलेज आर्मी के बारे में, इसके बारे में।
तो उसका जानवर जो गाय था उसने वहां के पाकिस्तान वालों ने उसको मार दिया, उसको खा लिया, उन लोगों ने सब पूरा ये कर दिया। बाद में वापस आ रहा था। तो हमारी जो फौज जो थी पेट्रोलिंग पार्टी, वो पेट्रोलिंग पार्टी को ये जानवर चराने वाला मिल गया। मिलने के बाद उसको पूछा गया कि क्या वहाँ पे कैसा है, तो उसने बोला साहब आप मत जाओ आगे, वहाँ पे पूरा पाकिस्तान की फौज बैठी। तो इन्होंने बोला कि भाई कितनी फौज है, तो बहुत सारी फौज है, सब मत जाओ ऐसे। तो ये वहां से ये पेट्रोलिंग पार्टी वापस आ गया। वापस आके अपने बटालियन में उनकी इंफॉर्मेशन, फिर बटालियन में क्या हुआ, ये सच है या झूठ है, ये पता तो करना पड़ेगा, क्योंकि किसी ने बोलने के बाद तो उसको यकीन नहीं कर सकते हैं। फिर इन लोगों ने फिर क्या किया और एक पेट्रोलिंग पार्टी भेजा। वो पेट्रोलिंग पार्टी भेजने के बाद इन लोगों ने गया वहां पे। जाने के बाद जो पेट्रोलिंग पार्टी गई थी वो पार्टी वापस नहीं आई। 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, उनको उन लोगों ने पकड़ लिया, उनको कब्जा कर दिया। उनको जो हालत में, तो आप लोग लड़कियां हैं, मैं नहीं बोल सकता, कुछ चीजें ऐसे रहते हैं जो कि जाहिर नहीं, उनको उतनी तकलीफ देके, उतना टॉर्चर देके उनको मार दिया। उनको हमारे हिंदुस्तान के जो इंफॉर्मेशन लेने के लिए जो भी ऐसा मिल जाता है, कोई छोड़ता नहीं, कोई भी दुश्मन कंट्री नहीं छोड़ता। तो ये जो गई पेट्रोलिंग पार्टी नहीं आया करके फिर दोबारा और एक पार्टी को भेजा गया। तो वो पार्टी के वो भी ये हो गया। फिर उसमें से एक जवान बच के आया, उसने इंफॉर्मेशन पूरा दे दिया। जब शुरू हो गया, जब हमारे प्राइम मिनिस्टर थे जो कि अटल बिहारी वाजपेयी जी, आप लोग को सबको पता है, जब उन्होंने हमारे जनरलों की पूरा मीटिंग वगैरह रखा, फिर वो ये 9 मई को एक कारगिल वार स्टार्ट हुआ, 9 मई 1999 में। इस तरीके से तकरीबन 1.5 महीने तक ये लड़ाई चला। फिर उसके बाद लास्ट हम लोगों ने 20 जुलाई को हम लोगों ने कारगिल को जो है, हमने वो वहाँ पे जितने भी हमारे पाकिस्तान के जो ये बैठे थे, हमारे इंडियन आर्मी की फोर्स है, उन्होंने उसको ये किया। तकरीबन उस टाइम पे बहुत सारा हमारा नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि हम वो हाइट में बैठे थे, हम लोगों ने नीचे से हम लोगों ने चढ़ के जाना, 90 डिग्री पहाड़ी चढ़ना कोई आसान बात नहीं है। कई हजारों फीट ऊंचे, तकरीबन 20,000 फीट की ऊंचाई पहाड़ियों को चढ़ना है, ऑक्सीजन कम मिलता है, हमारे ऑपरेशन, हमारे वेपन से वगैरह ये पूरा लेके, फिर खाना नहीं, पानी नहीं, जो भी है जितना लिया उतना ही खाना है, उतना ही लेके उसमें से गुजारा करना है। ऐसा करके इन लोगों ने जाके, जो हमारे जवानों ने कारगिल जो पाकिस्तान ने कब्जा करके बैठा था उनसे छीन लिया। तकरीबन उसमें हम लोगों ने 537 यानी 537 सोल्जर्स, ऑफिसर, जैसे जवान को हम लोगों ने इस हमारे देश के लिए उन लोगों ने प्राण अपने अर्पित किए, जो कि बहुत तो उन्होंने हमारे लिए शहीद हो गए। और तकरीबन 1600-1700 आदमी हमारे कैजुअलिटीज ज्यादा हुए थे उस टाइम पे, बहुत सारे आदमियों को मार लगे थे, 1600-1700 आदमियों को। और उनका पाकिस्तान का तकरीबन उनका भी बहुत सारा नुकसान हुआ। पाकिस्तान का एक्चुअल उन लोगों ने डिक्लेयर किया था, उनका 500 के करीब उन लोगों ने किया था, लेकिन एक्चुअल उनका जो उनके आदमी को, दुश्मन को, जो हमारे बहादुर जवानों ने मारा था, तकरीबन 4000 के करीब, 3000 से 4000 के करीब उनके जवानों को मार गिराया था। कुछ जवान हमारे सरेंडर किए थे, हमारे इंडियन आर्मी का एक जवान सरेंडर किया था, उन्होंने कैद किया था उन लोगों ने। इस तरीके से हम लोगों ने बहुत सारा संघर्ष किया, बहुत सारा ये किया, जिसके अंदर हमारे 2 फाइटर, मतलब जो लड़ाकू विमान है, वो भी हम लोगों ने हमारे इंडिया के मार गिराया, उन्होंने एक हेलीकॉप्टर भी मार गिराया। लेकिन कुछ भी हो, लेकिन हमारी इंडियन आर्मी, हमारे फौज ने वो ये फोर्स को पीछे नहीं हटा, डट के मुकाबला किया। और उसके अलावा पॉलिटिकल साइड में जाने के बाद उस टाइम पे
जो हमारे इनके पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे उस टाइम पे नवाज शरीफ साहब, और उस टाइम पे उनके जनरल थे परवेज मुशर्रफ। ये पूरा कहानी रचा ये परवेज मुशर्रफ साहब और उनके 2-3 लेफ्टिनेंट जनरल ने मिलके ये पूरा करगिल का ये, जो कि उनके प्राइम मिनिस्टर को भी मालूम नहीं, इन लोगों ने वार छेड़ा था और इन लोगों ने ये किया था। जब वो नवाज शरीफ साहब को मार बैठी, अमेरिका और चाइना वालों ने बोला कि तो ये क्या कर रहे थे, तो बहुत गलत कर रहे थे, ये तुम लोगों ने जो ओपन कर लिया, जो एग्रीमेंट किया उसी हिसाब से हो, आप लोगों ने ऐसा जाके ये करना होता है। जो आप लोग को आपको मालूम है सबको, पाकिस्तान को ज्यादा सपोर्ट कौन करता है? अमेरिका एक सपोर्ट करता है और चाइना एक सपोर्ट करता है। उन लोगों ने बोला तुम अगर ऐसा तेरी फौज को ये नहीं किया तो हम लोगों ने तेरे को मदद देना बंद किया। वो उनको मदद मिलना बंद हो गया तो फिर क्या है, वो तो देवाला दिलावाला बोल के इंटरनेशनल फकीर के जैसा भिखारी बना है पाकिस्तान। तो जब नवाज शरीफ साहब ने बोला कि नहीं मैं ये कर देता हूँ, जब उन्होंने सरेंडर किया, जब 26 जब हमारे वाजपेयी साहब ने 26 जुलाई को जो कि ये किया, ये संक्षिप्त में आपको विजय दिवस के बारे में आपको मोटा मोटा ये है। इसका असली निचोड़ क्या है जो कि आप लोग के लिए हमारे लिए, मैं भी शामिल हूँ उसमें। मैं तो फौज में नहीं, मैं 25 साल करके मैं फौज से 2003 में मैं रिटायर हो गया। जो भी सोल्जर है वो हमारे लिए, आज हम सुकून की नींद सो रहे हैं, हम लोग चैन से हैं, तो एक सोल्जर की वजह से। एक ही है सोल्जर जो है 24 घंटे का ये है। हमारे जैसा कोई एक हमारे कहीं भी आप इसमें से कुछ हो सकता है, कल को कहीं सर्विस में जाएंगे आप लोग, सर्विस में जाने से क्या है आपको एक टाइम फिक्स रहता है, जो कि 9 बजे से शाम के 5 बजे तक, यानी तो 9 बजे से आपको शाम को 6 बजे तक, ऐसा कुछ नहीं, यानी तो टोटल 8 घंटे का ड्यूटी आपने करना है, वापस आना है अपने घर में, अपने परिवार के साथ मजे में रहना है। लेकिन सोल्जर के लिए कोई मजा नहीं है, कोई ये नहीं है, वो 24 घंटे का गुलाम है। वो खाना पीने का उसका सेकंड प्रायोरिटी टू फर्स्ट देश की हिफाजत। एक सोल्जर कितना कुर्बान करता है, कभी सोचा है आप लोगों ने? हम लोग तो बोलते हैं कोई भी दिखा तो बोलते हैं हमको कहाँ है, आर्मी में है, नेवी में, एयरफोर्स में, अच्छा 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 अच्छा, लेकिन उतना ही होता है आपको या मैं भी हो। लेकिन हमारे दिल को एक बार पूछो, लेकिन वो सोल्जर क्या कुर्बान कर रहा है? एक तो जैसा आप एक दिन 2 दिन आप घर से बाहर गए, अपने माँ बाप को नहीं देखा, भाई बहन को नहीं देखा, अपने इनको नहीं देखा, तो आप लोग कितना तड़प होता है, आपका दिल कितना चाहता है घर के तरफ खिंचाव होता है। लेकिन एक सोल्जर घर छोड़ के, मैं खुद मेरा एक एग्जाम्पल देता हूँ, 1 साल 2 महीना, 1 साल 3 महीना, 1 साल 4 महीने के बाद मैं घर आता था। और एक सोल्जर क्या कुर्बान करता है? सबसे पहले तो अपने वतन, अपना जो जहाँ पे पैदा हुआ उस गांव को, उस मिट्टी को, उस जमीन को कुर्बान करता है। दूसरा कुर्बान अपने माँ बाप को कुर्बान करता है, माँ बाप के भाई बहन प्यार को कुर्बान करता है। तीसरा भाई बहन का प्यार और भाई बहन का उनका लालन पालन वो कुर्बान करता है। अगर शादी नहीं, अपनी बीवी का कुर्बान करता है, औलाद हुआ अपने औलाद का कुर्बान करके, इतना सब कुर्बान करके वो जवान, वो सोल्जर, वो सिपाही हमारे लिए देश के सरहद पे गया। वो देश के सरहद पे -50 डिग्री टेम्परेचर पे बंदूक पकड़ कर तैनात है। वो किसके लिए? आपके लिए। वहां पे सांची ग्लेशियर का ऐसी हालत है, वहां पे खाना खाने के लिए भी मुश्किल होता है। हमारा बटालियन तकरीबन 150 साल का, ये सब बहुत कम बटालियनों को मौका मिलता है वहां पे जाके ड्यूटी करने का मौका। मैं तो अरुणाचल प्रदेश, जो कि सबसे वो भी दुर्गम एरिया अरुणाचल प्रदेश, वहां पे भी बर्फ पड़ता है, वैसे एरिया में हमने ड्यूटी किया। उरी सेक्टर जानते हैं आप लोग? उरी मालूम है ना? आप लोगों ने पढ़ा होगा उरी।
वहां पे मैं ड्यूटी किया हूँ, वो भी है, वो भी बॉर्डर है। वहां पे हमारे लिए वो जो जवान जाके ये करता है, खाने को खाना ये नसीब नहीं होता। खाना तो गवर्नमेंट भेजता है पूरा पैक्ड है, मतलब डब्बे के अंदर आता है, और पानी पीने के लिए नहीं तो वही बर्फ गर्म करना है, पीना है, और ये सब क्या क्या जरूरी है उसको जाके इतना ये करने के लिए, लेकिन वो सब कर रहा है किसके, हमारे वास्ते कर रहा है, हमारे लिए कर रहा है। अब मैडम है मेरे बाजू में बैठे हैं, हाँ, इनके शोहर शादी होने के बाद 4 साल में इंतकाल हो गया। अभी इन्होंने कितना कुर्बान किया, 4 साल शादी में। अभी मेरे दाहिने तरफ इनका बेटा बैठा है, 1.5 साल का बेटा, देखिए अपने पापा के लाड प्यार से ये हो गया। क्या कोई जरूरी था इनको, कोई ये था? ये सब कहने के बाद बहुत दुख आता है, आंखों से आंसू आता है। हम लोगों ने जो इतना हमारे देश के लिए ये किया, लेकिन जब हम वापस आता है, रिटायर्ड होके आ जाता है, आने के बाद क्या है, कोई हमारे ये पॉलिटिकल लीडर्स ये जितनी भी है, ये कोई नहीं पूछता। एक जवान, एक लड़का या लड़की, अभी लड़की भी फौज में आना शुरू हो गया, काफी सारी लड़कियां हैं फौज में गए हैं देश के लिए, वो भी फाइट कर रही है, लड़कियां भी। आप लोगों को मालूम होगा सीआरपीएफ में है, बीएसएफ में है, इंडियन आर्मी में भी अभी लड़कियों को शामिल किया गया, जिनको उनको सिग्नल रेजिमेंट, सिग्नल कोर के अंदर, ऑर्डिनेंस के अंदर, सिग्नल यानी कि जो भी कम्युनिकेशन ये टेलीफोन डिपार्टमेंट्स वगैरह होते हैं, उसमें लड़कियों को यूज करते हैं। फिर उसके बाद ऑर्डिनेंस यानी कि जो कि हमारे को कपड़ा लत्ता वगैरह ये भी सामान जो भी ये करने का है, या गोली बारूद वगैरह है, तो इन लोगों ने ये नहीं करना है, इन लोगों ने ऑफिशियल वर्क ये लड़कियां संभालते हैं, जो भी कितना ये करना है क्या नहीं करके लड़कियों को। एक आर्मी सप्लाई कोर यानी कि जो भी जितनी फौज को खाने पानी का जो भी सामग्री देना है, उनका काम ये है, उसमें भी लड़कियों को शामिल किया। ईएमई उनका काम पूरा मैकेनिकल साइड में, जो भी हमारे हथियार है, बंदूकें हैं, उनको रिपेयरिंग करना, गाड़ियां हैं, उनको रिपेयरिंग करना, उसमें डिपार्टमेंट्स होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट, उसके अंदर उनको कमांड कंट्रोल करने के लिए लड़कियां, आजकल लड़की भी खांधे को कंधा मिला के, अभी हाईएस्ट हमारे इंडियन आर्मी के अंदर एक एएमसी आर्मी मेडिकल कोर, उसमें भी लड़कियां हैं। एएनएमएस आर्मी के अंदर एएनएमएस है, लड़कियां हैं, जो कि सबसे वो इतना कुर्बान करते हैं, जो एक पेशेंट को आर्मी मेडिकल कोर के जो ये है एएनएमएस, उनको एक अपने पेट के बच्चे को भी नहीं खिदमत करते, उतना खिदमत करते। आप यकीन नहीं करोगे, यहाँ पे भी हमारे यहाँ पे नर्सेस वगैरह है, लेकिन उन लोगों ने कोई आदमी को हाथ लगाना तो जरा ये करते हैं उन लोगों ने, क्योंकि हमारे वैसा ये किया। लेकिन जो एएनएम है, जो नर्सेस रहते हैं, उनको भी पूरा कंधे पे स्टार वगैरह लगा हुआ है, लेकिन एक उस टाइम जो ड्यूटी के दौरान जो भी पेशेंट है, एक बच्चे के माँ पे वो लोग ट्रीट करता है। मैं एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से, आप उस पर देखो, आज के दिन 26 जुलाई 2022 को एक भाषा साहब आए थे हमारे पास, आर्मी के सूबेदार साहब, उन्होंने हमको बोला था, जो कि फौज के एजेंट, इतना डीप में, मैं तो डीप में तो नहीं बोला हूँ, मोटा मोटा बोला हूँ आपको। अगर डीप में मैं सोल्जर की कहानी बताने के लिए आया तो रो पड़ोगे, उतना तकलीफ झेलते हैं हम लोगों ने। अभी मैं आपके सामने बैठा हूँ, लेकिन आपको मेरे कमर से नीचे मैं 25 ईयर्स में कितने मार खाया हूँ, कितने बम के स्प्लेंडर्स मेरे इसमें है, और एक गोली तो पत्थर को लग के मेरे को यहाँ पे लग के आर पार हुआ था बहुत सारे। लेकिन फिर भी मेरी आज 64 साल उम्र है, अभी भी मैं चलता हूँ, अभी भी ये कर रहा हूँ, लेकिन कभी मैं मेरे तकलीफ नहीं दिखाता।
कहने का तात्पर्य एक सोल्जर अभी भी वो आप ऊंचे पोस्ट पे जब जाओगे उनको जरूर आपसे जो हेल्प हो सकता है आप जरूर करना। करोगे? आप लोग जरूर करेंगे, मैं इसी उम्मीद करता हूँ। और माशाल्लाह मेरी दुआएं आपके साथ रहेगा। आप भी कोई आर्मी या किसी में जाना चाहते हैं तो कभी आपके साथ के पास आए, बड़े होने के बाद कभी भी आप लोग कहीं किसी को कोई आर्मी के बारे में या किसी को गाइडलाइंस या किसी चीज के बारे में होना है तो मैं नंदल में रहता हूँ, मेडिकेटेड में रहता हूँ। मेरा नंबर सर के पास है, कभी कोई चीज पूछना है तो पूछ सकते हैं, या विजय दौस के बारे में या कारगिल वार के बारे में किसी को और कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। कोई भी बच्ची खड़ा रखे आप कुछ पूछना है तो जो मेरी मालूमात है मैं आपको बताऊँ। लेकिन संक्षिप्त में इतना है कि कारगिल वार में पूरी इंडियन आर्मी बेशक शामिल है, लेकिन वहां पे एग्जैक्ट पॉइंट पे जो जंग लड़ा है 5-6 बटालियंस लड़े हैं, बाकी डिप्लॉय थे। जो बाकी हमारा बॉर्डर था उसको सील किया गया था। ये है एक्चुअल मेन उद्देश्य कारगिल जो हम लोगों ने फतेह हासिल किया था। 26 जुलाई को हम लोगों ने विजय हासिल किया करके हमारे अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने डिक्लेयर किया था। उस दिन से हम लोगों ने इसको मनाते हैं। इसके याददाश्त को ये करने के लिए दराज के पास एक स्मारक चिन्ह बना है। वहां पे अभी भी वो पूरे जो हमारे 537 जो जवान शहीद हो चुके हैं हमारे देश के लिए प्राण निछावर किए, उनकी यादगार में एक वहाँ पे स्तूप बना गया है। वहाँ पे हर सालाना वहाँ पे बहुत पर्यटक चुका है। अमर जवान ज्योति जलती है वहाँ पे, हर हमेशा उसको 24 घंटे वो बुझता नहीं, उसको बुझने नहीं देते। कितना भी दुर्गम, कितना भी तूफान आंधी वहाँ पे 24 घंटे वहाँ पे गार्ड रहता है। इंशाल्लाह कभी आप लोग को कभी मौका मिला जिंदगी में कभी तो उस टाइम पे श्रीनगर के आगे ले तक जाने का अगर कभी ये हुआ तो जब जरूर जाना, उन जवानों के लिए जरूर आपको सलाम करना, क्योंकि हमारे लिए उन्होंने अपने प्राण निछावर किए। मैं आपके समक्ष हम सब उन जवानों के लिए लास्ट में अंत में माँ बहनों के लिए हम तहे दिल से उनके लिए दुआ करेंगे, जो कि उन्होंने अपने बच्चों को, अपने शोहर को जो देश के लिए अर्पित किए हैं, जो निछावर प्राण दिए हैं, ऐसे सोचे उसको हम जरूर ये करेंगे। और आप इंशाल्लाह जरूर कहीं भी हो आपको एक सोल्जर दिखाई देता तो आप सलाम जरूर करना उनको। सलाम करने से कोई ये नहीं है, वो कोई भी जात का रहने दो, कोई भी मजहब का रहने दो, कोई भी रहने दो, हम सलाम करने में कोई छोटा नहीं होते। हाँ, जरूर सलाम करना, उनको इज्जत से ये करो। वो आपकी इतनी तारीफ करेंगे कि बेटा आप कौन है, क्या है, आपकी इतनी तारीफ करेंगे। वो 4 आदमी में कभी आप बैठा होगा, वो आपका जरूर आपको याद करेगा। वो सोल्जर जरूर आपको बोलेगा ऐसा फलाने है लड़की ने मेरे को इतना इज्जत किया, इतना ये किया, इतना बात किया, पता नहीं मैं जानता नहीं, लेकिन ऐसा वो लड़की ने ये किया मेरे को। उसके दिल में इतना, उसके दिल में एक ये पैदा हो जाएगा, आपको भी इतना एक सुकून मिलेगा। चलो मैं आज के दिन मैंने एक हमारे हिंदुस्तान के जांबाज हीरो को, जो रियल हीरो ये है, ये नहीं है सलमान खान, आमिर खान, ये अजय देवगन, ये है, ये नहीं है हीरो। ये नहीं जो देश के लिए हमारे मिटता है वो तो खाली पैसा कमा रहा है। वो हम लोगों ने क्या है, आप भी हो या मैं भी हो, हाँ 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 हम लोग नहीं करता, लेकिन रियल हीरो है जवान सोल्जर। आप अपने दिमाग को हिला के देखो, वो आपका दिल बोलेगा कि रियल हीरो है हमारे देश का जो हिफाजत करने वाला, वो सोल्जर हो या कोई भी हो, जो देश की हिफाजत करता है वो है, वो हमारे लिए मर मिट रहा है, वो हीरो है, रियल हीरो। और दुआ करेंगे इंशाअल्लाह उनको, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब दे। जैसे जो उसमें जो डैमेज हुए, जो अपाइज हुई, अल्लाह उनको हर तरीके से उनको मदद